लफ्ज़ों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। कहानी सुलगती राग का तीसरा एपिसोड, बेवफा आशिक। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक से बढ़कर एक रोचक कहानियों को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब तक आपने सुना कि लखनऊ के एक सुनसान इलाके में सत्यम का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल हो जाता है और पुलिस उसकी मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर पता करती हुई उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में सत्यम के दोस्त पंकज की टेबल की दराज से ठीक वैसा ही पेन मिलता है जैसा कि लाश के पास बरामद होता है। अब आगे सुनिए। उधर इंस्पेक्टर अजय राय टहलता हुआ कैंटीन तक पहुंच चुका था। उसने वहां के वेटर को बुलाया और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? गोवर्धन कांपते हुए बोला, जी साहब, गोवर्धन। पंकज और सत्यम यहाँ पर चाय कॉफ़ी के लिए आते थे कभी? गोवर्धन बोला, साहब, पंकज बाबू तो बस लंच करने के लिए ही आते थे यहाँ पर, लेकिन सत्यम साहब तो दिन में एक दो बार चाय कॉफ़ी के लिए आ ही जाते थे। बड़े अच्छे आदमी थे। इंस्पेक्टर अजय राय की त्योरियाँ चढ़ गईं। तुमसे पूछा मैंने कि अच्छे आदमी थे कि बुरे? मादर खोद कहीं के। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। वो अकेले आते थे या और किसी के साथ आते थे? गोवर्धन का गला सूख रहा था। सामने खड़ा इंस्पेक्टर उसे किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था इस वक्त। उसने कहा, वो साहब अक्सर तो वो निष्ठा मैडम के साथ ही आते थे यहाँ पर। अच्छा, और पैसे कौन देता था चाय कॉफ़ी के? हुजूर, अधिकतर तो सत्यम साहब ही देते थे पैसे। गोवर्धन अपने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछ रहा था। सत्यम के ऑफिस के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब सत्यम उन लोगों के बीच नहीं है। अब इंस्पेक्टर अजय राय की तहकीकात तेजी से आगे बढ़नी शुरू हो गई थी। उधर बहराइच से सत्यम के घरवाले भी रोते हुए लखनऊ आ गए थे। उसकी पत्नी रन्नो का रो रो कर बुरा हाल था। मुंशी पुलिया थाना इंचार्ज गिरधर तिवारी ने इंस्पेक्टर अजय राय को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, अब जब तुमने बाइक के नंबर से उस लाश की शिनाख्त कर ही ली है तो अभी तक तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? बिजली विभाग के लोग और मीडिया अब इस केस के बारे में दिलचस्पी लेने लगे हैं। जब तक मामला लावारिस की हत्या का था तब तक कोई चिंता की बात नहीं थी। तब उसमें अगर तुम क्लोजर रिपोर्ट लगा देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन अब जब शिनाख्त हो गई है तब तो कुछ करना ही पड़ेगा अजय। इंस्पेक्टर अजय राय ने कहा, सर, मुझको अभी तक जितनी जानकारी सत्यम के बारे में मिल पाई है वो ये है कि सत्यम के घर वालों को किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। उनका कहना है कि उनकी या सत्यम की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। सत्यम के दोस्त पंकज और निष्ठा से पूछताछ अभी बाकी है। सत्यम के ऑफिस में किसी को भी उसकी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब है कि उसने ये बात निष्ठा से भी छिपाई होगी। यहाँ लखनऊ में उसकी किसी से दुश्मनी या विवाद सामने नहीं आया है। उसका मोबाइल तो मिला नहीं है। उसके मोबाइल का CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मैंने निकलवाने के लिए भेज दिए थे। वो आज मिल जाएंगे। अभी मैं निष्ठा और पंकज से पूछताछ करने जा रहा हूँ। थानाध्यक्ष गिरधर तिवारी बोले, ठीक है, मुझे इस केस की अपडेट देते रहना मिस्टर राय। किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना सबूत के थाने पर मत बुलाना, और अगर सबूत मिल जाए तो फिर छोड़ना भी मत। जय हिंद सर, अजय राय ने कहा और बाहर आ गया। अजय राय के मोबाइल पर सबसे तेज हिंदी समाचार चैनल के पत्रकार अरिहंत कुशवाहा का कॉल आ गया था। वो इस केस के बारे में जानने के लिए उनसे मिलना चाह रहा था। राय ने उसे आज मिलने के लिए टाल दिया था। अरिहंत कुशवाहा एक क्राइम रिपोर्टर था। उसका 1 घंटे का प्रोग्राम पर्दाफाश प्रत्येक शनिवार को रात 10 बजे चैनल पर प्रसारित किया जाता था। दर्शक बड़ी बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया करते थे। अरिहंत का लुक
और उसके प्रोग्राम पेश करने का अंदाज इतना दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ होता था कि 1 घंटा कब समाप्त हो जाता था लोगों को पता ही नहीं चलता था। बड़ी कंपनियों द्वारा सबसे अधिक विज्ञापन दिखाने की मांग उसी समय की होती थी। पर्दाफाश की लोकप्रियता को देखते हुए जल्दी ही यह प्रोग्राम अब सप्ताह में 2 दिनों के लिए प्रसारित होने वाला था। अजय राय ने अपने साथ एएसआई मालती गौतम को ले लिया था। एक महिला से पूछताछ में उसे यह आवश्यक लगा कि किसी महिला स्टाफ को भी साथ में रखा जाए। सबसे पहले निष्ठा को बुलवाया गया। चीफ इंजीनियर माथुर के केबिन में ही पूछताछ चल रही थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, निष्ठा जी, आपके साथ सत्यम जी के कैसे रिलेशन थे? निष्ठा ने चेहरे को सामान्य रखते हुए कहा, हम लोग तो बस अच्छे दोस्त थे। रॉय ने निष्ठा की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, दोस्ती से आगे कुछ नहीं था? मेरा मतलब है कि अफेयर, रोमांस, इश्क, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, प्यार व्यार। निष्ठा बोली, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। हम लोग कभी कभी साथ में रेस्तरां, मॉल और सिनेमा चले जाते थे। आजकल तो ये एक आम बात है। इंस्पेक्टर रॉय तपाक से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज के ज़माने में तो ये सब बड़ी मामूली बातें हैं। मैंने सत्यम के कॉल डिटेल चेक किए हैं और उसके बैंक अकाउंट भी देखे हैं। सबसे अधिक कॉल तो उसने आपको ही किए हैं। इतने कॉल तो उसने अपनी नई नवेली पत्नी को भी नहीं किए। सत्यम ने अक्सर लेडीज सामानों की परचेजिंग भी की है। लगता है कि काफ़ी गहरी हो गई थी आपकी ये मामूली सी दोस्ती। निष्ठा सकपका गई थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये किस झमेले में वो फंस गई है। रॉय ने अगला सवाल दागा, आपको उसकी शादी के बारे में पहले से पता था? निष्ठा ने कहा, नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि उसकी शादी 3 महीने पहले हो चुकी है। तो आपको कब पता चला उसकी शादी के बारे में? रॉय ने पूछा। जी, उसके कत्ल के अगले दिन ही मुझे एक अनजान नंबर से सत्यम की शादी के कुछ फ़ोटो मिले थे और उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर भी मिला था। तब तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा सत्यम के ऊपर? जी, आया था, क्योंकि उसने ये महत्वपूर्ण बात मुझसे और सभी से यहाँ पर छिपाई थी। तभी रॉय के मोबाइल पर एक कॉल आ गई थी। कॉल पर रॉय ने इतना ही कहा, जी बस मैं तुरंत ही पहुँचता हूँ। रॉय ने निष्ठा से कहा, देखिए निष्ठा जी, आपको जब भी बुलाया जाएगा तो थाने आना होगा। अभी अपनी तरफ से अगर आप कुछ बताना चाहें तो कहिए। निष्ठा ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, जी नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। ठीक है, फिलहाल आप जा सकती हैं। रॉय ने निष्ठा को जाने का इशारा किया। रॉय और मालती वहाँ से निकल पड़े। बुलेट रॉय चला रहा था और मालती डायरी और फाइल पकड़े उसके पीछे बैठी थी। मालती ने रॉय से कहा, सर, ये तहकीकात के बीच में ही किसका फ़ोन आ गया और अब हम कहाँ जा रहे हैं? फ़ोन किसका था ये अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग उसी जगह चल रहे हैं जहाँ पर सत्यम की लाश मिली थी। लगता है कि हमें कोई और सुराग भी मिलने वाला है। दूसरे दिन पंकज सिन्हा को राय ने थाने बुलवा लिया था। पंकज की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। राय ने पंकज को पेन दिखाते हुए पूछा, इस पेन को पहचानते हो? पंकज ने सकपकाते हुए कहा, जी एकदम ही ऐसा ही पेनवा सत्यम भैया के कत्ल के 2 दिन पहले ही हमसे कहीं हिरा गया था। यहां पर खड़ी बोली में साफ साफ बात करो, ये तुम्हारा बिहार नहीं है। जी, हम कोशिश करता हूं खड़ी बोली बोलने की। अच्छा, तो फिर ये पेन सत्यम की लाश के पास कैसे पहुंचा? हो सकता है कि सत्यम भैया ने हमें चिढ़ाने के लिए अपने पास रख लिया होगा। असल में वो बड़े ही मजाकिया किस्म के इंसान थे। अब उनको तो पता नहीं होगा कि उनका कत्ल होने वाला है। हम तो बेमतलबी शक के घेरे में आ गया हूं सर। पंकज ने किसी तरह से अपनी सफाई पेश की। राय ने कहा, चलो फिलहाल मान लिया कि तुम्हारा पेन गायब हो गया था और किसी तरह से उस जगह पर पहुंच गया जहां पर सत्यम मारा गया, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि सत्यम किस तरह का आदमी था? मतलब उसकी किसी से दुश्मनी रही हो? आदमी तो वो बड़े ही मस्त मौला और रसिया टाइप के थे। बंठन के रहना और खर्च करना उनकी आदत थी। लेकिन देखो सर, था बड़ा गहरा बंदा। शादी कर लीस और किसी को बतईबे नहीं किया, निष्ठा भौजाई को भी नहीं। निष्ठा भौजाई
क्या बक रहे हो तुम, रॉय ने डांटते हुए कहा। पंकज थोड़ा शर्माते हुए बोला, अरे हम भी उनको चिढ़ाने के लिए बोल देते थे कभी कभी, असल में उन दोनों का खिलवा चल रहा था काफी दिनों से। खिलवा माने? अरे खिलवा मतलब कि लोलो पोचो चल रहा था उन दोनों के बीच। अबे ये क्या बोल रहे हो, कभी खिलवा तो कभी लोलो पोचो, ठीक से बताओ उन दोनों के कैसे संबंध थे, रॉय ने तेज आवाज में कहा। अब वो कौनो हमें सारी बात थोड़ा ही बताते थे, हाँ लेकिन जिस तरह से वो दोनों आपस में गुटुरगु करते थे उससे तो हमें यही पूछता था कि उन दोनों के बीच घपाघप तो चल ही रहा होगा बड़े जोरों से, पंकज बोला। अरे भाई अब ये घपाघप क्या है, रॉय ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन मालती गौतम मुस्कुरा रही थी। जान पड़ता है कि आप ज्यादा सिनेमा वगैरह नहीं देखते हैं, काम का लोड होता है ना आप लोगों पर बहुत। संजू पिक्चर में वो संजुआ का गुजराती दोस्त था ना, वो बोलता था घपाघप, मतलब जो शादी के बाद होता है ना वो ही करना घपाघप कहते हैं लोफड़ी में, पंकज ने समझाते हुए कहा। रॉय को भीतर से तो बड़ी हंसी आ रही थी और मालती गौतम भी अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रही थी। रॉय ने पंकज से कहा, तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है? पंकज का चेहरा उतर गया था, वो मायूस हो गया था। वो बड़ी मासूमियत से बोला, हम बहुत चाहे कि हमारा भी कोनो ऐसा ही गर्लफ्रेंड हो, लेकिन ना मालूम हमारी शक्ल में ऐसा का है कि कोनो हमारी तरफ देख के मुस्कुरावे नहीं करती है। सच कहें आपसे सर, हमका तो सत्यम से कभी कभी बहुत ही जलन होता था। तो निष्ठा तुम्हें भी बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन वो तो सत्यम के साथ बिजी थी, इसलिए तुमने उसी जलन में सत्यम को मार ही डाला, रॉय ने सपाट शब्दों में कहा। पंकज ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोला, अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप, हम ऐसा कबहू कर ही नहीं सकते हैं। निष्ठा हमारे सपने में रोज ही आती थी, हम उसी से बहुत खुश थे। सपने में हम और वो मज़े की गर्दा उड़ा देते थे, बरमदेव बाबा की कसम। अरे चाहे पूरी ज़िंदगी हमें गपागप करने को ना मिले, तब हम ये खून खच्चर वाला काम कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है अब तुम जाओ, लेकिन जब भी तुम्हें बुलाया जाए तो तुरंत हाजिर हो जाना, और हाँ फिलहाल ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना। लेकिन तुम्हारी बड़बड़ में वो बात तो रह गई कि सत्यम की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। पंकज ने अपना सर खुजाया और सोचने लगा, फिर उसे कुछ याद आया। सर वो एक दिन हमसे 6,000 रुपया उधार मांगे तो वो कुछ बता रहे थे कि किसी शुक्ला जी से उनकी कहा सुनी हो गई थी टोकन मनी लौटाने को लेकर। शुक्ला ये कौन है, रॉय ने पूछा। शुक्ला अरे मुनीष शुक्ला नाम का रहा कोनो प्रॉपर्टी डीलर। ठीक है अब तुम जा सकते हो। पंकज की सांस में सांस आई और वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे कि किसी कैद से छूटा हो। अजय रॉय ने मालती की तरफ देखा तो वो अब भी मुस्कुरा रही थी। अजय ने मालती से कहा, कल घटना स्थल से जो टूटा बटन मिला है उस टाइप का बटन तो कोई आदमी अपने कोट में नहीं लगवाता है। इस तरह के बटन तो मैंने स्कूल के बच्चों की ड्रेस के ब्लेज़र में लगे देखे हैं, जिसमें स्कूल का शॉर्ट नाम लिखा होता है। इस बटन पर RLS लिखा है। ज़रा पता तो करो कि इस नाम का कोई स्कूल लखनऊ में है। एक बार अभी निष्ठा से और बात करनी पड़ेगी। ज़रा पता तो लगाओ ये मुनीष शुक्ला नाम का कोई प्रॉपर्टी डीलर है लखनऊ में। मालती बोली, जी सर, उस लड़की से ही कोई सुराग मिल सकता है। हो सकता है उसे सत्यम की शादी के बारे में और पहले ही पता चल गया हो, तभी उसने तैश में आकर ये कदम उठा लिया हो। दूसरा ये मुनीष शुक्ला वाला भी पॉइंट है। इंस्पेक्टर अजय राय ने कहा, हाँ इश्क और जंग में तो कुछ भी हो सकता है। दुनिया में जितने कत्ल ज़मीन के लिए नहीं होते हैं उससे अधिक मोहब्बत में हो जाते हैं। एक शेर बड़ा ही मशहूर है कि कम बहा है खून ज़मीनों के लिए, सर कटे हैं हज़ारों हसीनों के लिए। मालती मुस्कुरा दी थी। शाम हो चुकी थी और उसकी ड्यूटी भी समाप्त हो गई थी। वो अपने किराए के घर जाने के लिए थाने से बाहर आई। थाने का एक अन्य दरोगा महबूब अली पान खाए हुए अपनी बुलेट स्टार्ट कर रहा था। मालती को देखते ही वो बोला, मालती मैडम, अरे कभी हमें भी खिदमत का मौका दीजिए। चलिए आज हम आपको आपके घर तक छोड़े देते हैं। अरे नहीं अली जी, मैं चली जाऊंगी, आप कष्ट न करें, मालती कहते हुए आगे बढ़ गई थी।
महबूब अली ने पीछे से ही खिसियाते हुए कहा, अरे मालती जी, आप हमें अली ना कहकर फ़कत महबूब बुलाया करें तो बेहतर होगा। सबसे तेज चैनल का रिपोर्टर अरिहंत कुशवाहा आज थाने आया था इंस्पेक्टर राय से मिलने के लिए। राय कहीं बाहर गए थे, इसलिए वो बाहर ही उनका वेट कर रहा था। बाहर बेंच पर एक 15-16 साल की लड़की और उसकी माँ मायूस सी बैठी हुई थी। वे आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी। माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पापा का नाम हटाने के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है वो दरोगा। पहले तो बेगुनाह आदमी को फंसा दिया और अब छोड़ने के लिए पैसा दो। बेटी ने डरते हुए माँ से कहा, मम्मी, मुझे वो महबूब दरोगा अंकल अकेले में मिले थे। वो कह रहे थे कि तुम अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे पापा को बहुत जल्दी ही छुड़वा दूंगा। जब मैंने कहा कि क्या बात माननी है तो कहने लगे कि अरे कुछ नहीं, बस हमसे थोड़ी दोस्ती करो और जहाँ पर हम बुलाएं वहाँ पर बिना किसी को बताए आ जाना बस। और क्या, हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे, तुम्हें भी मज़ा आएगा। जब मैं उनकी बात सुनकर चुप रही तो वो बोले कि अगर तुमने मेरी दोस्ती वाली बात नहीं मानी तो फिर चौरसिया जो कि तुम्हारे पापा हैं वो तो गया अंदर 5 सालों के लिए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये कैसा पुलिस वाला है जो जनता को सुरक्षा देने के बजाय लूटने में लगा हुआ है। अरिहंत बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो इन सब बातों से अनजान बना अपने मोबाइल को कान में लगाकर दूसरी तरफ देख रहा था। तब तक अजय राय थाने आ गए थे। अरिहंत कुशवाहा उनके कक्ष में चला गया। राय ने अरिहंत कुशवाहा को देखा तो पूछा, हाँ बताइए पत्रकार महोदय, क्या काम है आपको? अरिहंत ने जवाब दिया, मैंने आपसे मिलने के लिए समय मांगा था आज। मैं अरिहंत कुशवाहा हूँ, सबसे तेज चैनल से। ओह, तो आप अरिहंत कुशवाहा हैं? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। शनिवार रात को आपके प्रोग्राम पर्दाफाश में तो आपका लुक बिल्कुल कुछ और ही होता है। अरिहंत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो सब टीआरपी बढ़ाने के लिए करना पड़ता है चैनल वालों को। 2 घंटे तो मेरे मेकअप में ही चले जाते हैं उस दिन। वैसे ये मेरा आई कार्ड है। राय ने कहा, अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं मेकअप के पीछे के अरिहंत को पहचान गया हूँ। आपकी तो बढ़िया सैलरी होगी। जी, मुझे सैलरी नहीं मिलती है। प्रत्येक प्रोग्राम के लिए चैनल मुझे 40,000 रुपये देता है। इसके अलावा समाचार प्रसारण के लिए जो मैं क्राइम की खबरें इन्वेस्टिगेट करता हूँ वो रिपोर्ट की गुणवत्ता के हिसाब से मुझे भुगतान मिल जाता है। हाँ बताइए कुशवाहा जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप? अरिहंत ने अपना कैमरा ऑन करते हुए पूछा। सर, वो बिजली विभाग के सत्यम के मर्डर वाले केस में क्या प्रगति है? देखिए अरिहंत जी, बहुत जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होगा। हमें कुछ सुराग मिले हैं, जैसे एक उपन्यास बेवफा आशिक और एक पेन। हम जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है कि कत्ल कैसे किया गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सत्यम का गला किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया था। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। कत्ल से पहले कातिल और मकतूल में थोड़ी हाथापाई भी हुई थी। मृतक ने बचने के प्रयास में कातिल की जैकेट या कोट पकड़ा होगा, क्योंकि वहीं पर एक टूटा हुआ बटन भी मिला है। अब और ज़्यादा बताना केस के हित में नहीं होगा, इसलिए बस इतना ही। अरिहंत जब कक्ष से बाहर आया तो दूर से देखा कि दरोगा महबूब अली दोनों माँ बेटी से धमकाने के अंदाज में धीरे धीरे कुछ कहते हुए समझा रहा था। अरिहंत कुशवाहा कुछ सोचते हुए वहाँ से अपने चैनल के ऑफिस के लिए निकल गया था। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या सत्यम के कत्ल में उसके दोस्त पंकज या फिर निष्ठा का हाथ नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी डीलर मुनीश शुक्ला इस कत्ल के पीछे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हत्या के पीछे 22 वर्ष पहले की कोई दास्तान छिपी हुई है? ये जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी का 4था एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियोस को हाई पॉइंट्स अवश्य देते रहें ताकि हमारी कहानियाँ अन्य लोगों तक पहुँचती रहें। नमस्ते।